इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं शालिनी मासी को इनवाइट करना चाहूंगी। नमस्ते दीदी। नमस्ते बेटा जी और नमस्ते सभी को। आप सबका स्वागत है और गायत्री बेटा जी का भी स्वागत है। इस ग्रुप में पहली बार आके अपनी बात रख रही हैं। थैंक और यू। गायत्री बेटा जी बहुत, आप इनका स्माइल ही देख सकती हैं। अपने मरीजों को अपने स्माइल से मोहित कर देती हैं और बिल्कुल आराम से वो कंफर्टेबल हो जाते हैं उनके साथ। तो इनका धैर्य भी देखने लायक है। मैं भी इनकी पेशेंट हूँ, तो काफी मेरे शायद 5-6 साल से मैं इनको जानती हूँ। तो इन्होंने अपनी आयुर्वेदिक का पढ़ाई नागपुर में की और मूलतः ये गढ़चिरौली की है, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के पास। तो इन्होंने प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में बहुत इंटरेस्ट दिखाया। उसके कारण इनकी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इन्होंने जो जाने माने महाराष्ट्र के आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स थे उनके साथ काफी समय लगाया। तो अपना जो पार्टनर भी इन्होंने जो चुना, चंदन बेटा जी, उनको भी इस मतलब इस पे चुना गया कि वो भी इनकी तरह प्योर आयुर्वेदिक में निष्ठा रखते हैं। तो दोनों दंपति नागपुर में तो प्रैक्टिस करते ही हैं, लेकिन अपने मूल गांव में गढ़चिरौली और भंडारा डिस्ट्रिक्ट में भी लोगों को स्वास्थ्य से अवगत कराते हैं कि स्वस्थ रहना आयुर्वेद के मुताबिक कैसे होता है। अभी इनका नया एक काम शुरू हुआ है, वो है पारड़ सिंगा में। वहां पर भी इन्होंने अपना कुछ काम लोगों को स्वस्थ रहने में मदद करने में एक छोटा क्लिनिक वहां पे भी खोला है। तो आज हम सुनेंगे एक युवा डॉक्टर से जो आयुर्वेद प्रैक्टिस करती हैं और प्योर फॉर्म में करती हैं। इनकी बात है मन और आयुर्वेद का संबंध। तो मुझे लगता है कि अपनी इस बात को रखते हुए काफी प्रेरित करेंगी यंग डॉक्टर्स जो जुड़े हैं कुछ। तो उसके लिए धन्यवाद बेटा। आइए अपनी बात रखिए। थैंक यू। आयुर्वेद में जो मन स्वास्थ्य की थ्योरी बताई है, उनमें 3 दोष जो कि वात पित्त कफ है और 3 गुण जो सत्व रजतम है, इन पर आधारित है। तो ये 3 गुण और 3 दोष जिनसे हमारी प्रकृति बनती है। तो अगर इन एलिमेंट्स में इम्बैलेंस होता है तो हमारे शरीर में भी विकार उत्पन्न होते हैं और साथ में मन में भी विकार आना शुरू हो जाता है। हमारे मन के विकार उत्पन्न होते हैं तो हम कोई भी चीज को अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। मतलब मन में बहुत विचार है, जैसे थोड़ा सा डिप्रेसिव है या फिर एक साथ काफी चीजों में हम अगर जाते रहते हैं तो कोई एक चीज अच्छे से कर नहीं पाते। तो इन हमारे शारीरिक दोषों का और मन के दोषों का एकदम गहरा संबंध है। जैसे अगर हमारे शरीर में कफ बढ़ना शुरू हो जाता है तो हमारे मन पे भी उसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हमें लिथार्जिक लगता है या हमें डिप्रेसिव फील होता है। कोई चीज अच्छे से करने में मन नहीं लगा रहता है, हमेशा नींद आती रहती है। वैसे ही अगर ये चीज हम अननोइंगली करते रहते हैं तो बॉडी पे, मतलब शरीर के कफ गुण में भी विकृति आना शुरू हो जाती है। मतलब ये दोनों चीजें एक में पे डिपेंडेंट है ना। तो वैसे ही अगर शरीर में पित्त दोष की विकृति आना शुरू हो जाती है तो हमारे मन में जैसे एग्रेशन बढ़ना, हमारा वायोलेंस बढ़ जाना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, कोई भी चीज एकदम फास्ट कर लेना, ऐसी चीजें आना शुरू हो जाती है। और उसी तरह अगर शरीर में वात दोष की विकृति आती है तो हमारी एंजाइटी बढ़ती है, फियर आता है, या अटेंशन डिफिशिएंट होना शुरू हो जाता है, डिल्यूजन्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये संबंध गुणों का और हमारे शारीरिक दोषों का होता है। तो अगर हम इन मन के स्वास्थ्य को रखना चाहते हैं, मन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो हमें हमारे दोषों को बैलेंस रखना जरूरी है। तो अगर हमें दोषों को बैलेंस रखना है तो उसके उसके लिए हमें आहार के नियमों को, आहार को, विहार के नियमों को, निद्रा के नियमों को ये समझना जरूरी रहता है।
और इसी के साथ साथ आयुर्वेद में एक ऋतु शोधन करके कंसेप्ट बताया है। मतलब ऋतुओं के बदलने की वजह से और हमारा जो रूटीन है उसकी कुछ बदलाव की वजह से जो बॉडी में इम्बैलेंस आता है उसको हम सही कर सकते हैं, हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो अब जो हम बातें कर रहे हैं वो काफी जनरलाइज्ड है। तो हमें अगर हर एक पे वो इम्प्लीमेंट करना है तो वो प्रकृति वाइज दोषों वाइज अलग अलग हो सकती है। तो हम पहले शुरू करेंगे आहार से, है ना। तो आहार के नियम, हमें आहार क्या होना चाहिए, आहार कैसा होना चाहिए ये समझते हैं। तो आहार हमें ताजा गरम, थोड़ा सा घी डला हुआ मतलब स्निग्ध ऐसा होना चाहिए। और आहार अगर हम ले रहे तो हमें अच्छी सी भूख लगी होनी चाहिए, मतलब हमारा पहले का खाया हुआ अन्न अच्छे से पचा हुआ होना चाहिए। हम जिस जगह पे अन्न मतलब आहार का सेवन कर रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए, प्रफुल्लित होनी चाहिए। वो आहार लेते वक्त हमारा मन प्रफुल्लित होना चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए, है ना। हम ऐसे एग्रेशन में या गड़बड़ी में या जल्दबाजी में आहार नहीं कर सकते। उसी तरह आयुर्वेद में इसके ये सारे नियम बताए हैं। वो जल्दी जल्दी में नहीं करना चाहिए, टीवी देखते हुए नहीं करना चाहिए, ये सब। इसके साथ साथ हमें विहार के भी कुछ नियम बताए हैं। तो विहार में ये चीज है कि हम इसे हमारे प्रोफेशन से या हम जो अभी हमारा रूटीन है उससे थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा काम सिटिंग वाला है, मतलब सिटिंग जॉब है, आईटीएन है कोई, या फिर किसी का बैंकिंग का जॉब है, या जो भी है जो कि बैठ के काम करते हैं, तो उनको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी ये जॉब की वजह से हमारी बॉडी में कफ की विकृति आ सकती है। और कफ की विकृति आ गई मतलब हम इसको थोड़ा सा मन से ऐसा कनेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा डिप्रेसिवनेस या लिथार्जिक लगना या ये सारी चीजें मन से रिलेटेड आ सकती है। तो हमें इनको बैलेंस करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज हो गई, या थोड़ा सा स्ट्रेचिंग हो गया, या योगासन हो गया, ये सारी चीजें बैलेंसिंग के लिए हमारे रूटीन में रखना चाहिए। इसके अलावा अगर हमारा जॉब ट्रैवलिंग का है, जैसे डेली ट्रैवलिंग होता है, किसी का अप डाउन रहता है, या किसी का सिटी सिटी में ही ट्रैवलिंग होता है, तो उनमें वात की विकृति बढ़ के एंजाइटी होना, या बहुत सारे विचारों की गति बढ़ जाना, या ये सारी चीजें आ सकती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें डेली के इसमें अभ्यंग हो गया या फिर ऑयलिंग हो गया, नस्य हो गया, ये सारी चीजें हमें उससे हम इससे ये बैलेंस कर सकते हैं। उसी तरह अगर कोई है जो ज्यादा इंटेलेक्चुअल वाले हैं, मतलब हमेशा ज्ञान की वृद्धि के लिए पढ़ाई करते रहना, या फिर एडवोकेट है जो हमें हमेशा कुछ नया सोच के अपनी केसेस पे काम करते हैं, कोई डॉक्टर्स है या कोई जिनको ज्यादा कुछ डिजाइनिंग बनानी रहती है, ये तो इनमें पित्त की विकृति आके मतलब क्रिएटिव जिनका काम है उनमें पित्त की विकृति आ सकती है। तो पित्त का इम्बैलेंस होके एग्रेशन बढ़ना, चिड़चिड़ बढ़ना, ये सारी चीजें मन से रिलेटेड विकृतियां हो सकती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें जो ध्यान है, मेडिटेशन है, आसन है, जिससे कि बैलेंस बना रहे, जिससे कि स्थिरता बॉडी में बढ़े, उसकी प्रैक्टिसेस हमें करनी चाहिए। उसके बाद आता है निद्रा, है ना। निद्रा के कुछ नियम इस तरह से है कि हमें खाना खाने के 3 घंटे बाद सोना चाहिए। दोपहर में खाने के बाद सोना अवॉइड करना चाहिए। खान मतलब सोने के पहले मोबाइल देखना या मोबाइल का यूज करना हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। सोने के पहले कुछ शतपावली या थोड़ा सा वॉक हम कर सकते हैं ताकि डाइजेशन अच्छा हो सके। तो अगर हम इन दोषों को बैलेंस रखते हैं तो हमारे जो शरीर में बाकी के धातुएं हैं वो भी बैलेंस होना शुरू हो जाती है, उनमें भी बैलेंस आता है, और उसकी वजह से हमारी पचन क्रिया जो है वो अच्छी रहती है। अगर हमारी पचन क्रिया अच्छी है तो हमारा एक्टिवनेस अच्छा रहता है, या हमारी मन की स्थिरता बोलो या मन का स्वास्थ्य बोलो वो सही रहने में मदद होती है। इसके बाद आता है
ऋतुशोधन, जो कि ऋतुओं की वजह से हमारी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, या अभी जिस तरह से मैंने बताया कि किसी के काम से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड जो बॉडी में इम्बैलेंस आता है, उनको बैलेंस करने के लिए आयुर्वेदा में हर एक ऋतु के अनुसार, हर एक प्रकृति के लिए शोधन क्रियाएं बताई है। जैसे कि मार्च अप्रैल में बॉडी में या ऋतु में कफ की वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो सॉरी, ठंडियों में जो कफ की विकृति होती है वो वसंत ऋतु में, मतलब मार्च अप्रैल में वो पिघल के बाहर आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें काफी कफ की बीमारियों को फेस करना पड़ता है, जैसे कि सर्दी खांसी होना, अगर किसी को अस्थमा है तो उसका अटैक एकदम से बढ़ जाना, या फिर अगर किसी को कफ से रिलेटेड ईचिंग है या स्किन रैशेस है, ये चीजें आती है तो इनमें ये बढ़ के आती है। तो ये चीजें ना हो उसके लिए एक वमन करके शुद्धि क्रिया है, वो करनी चाहिए। फिर बारिश का मौसम आता है, तो बारिश में वात की विकृति होना शुरू हो जाती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए अभ्यंग और बस्ती का उपयोग बताया गया है, तो वो हम प्रैक्टिस में ला सकते हैं। फिर अक्टूबर में, जैसे कि अभी का ये जो सीजन शुरू है, तो इसमें हम थोड़ा सा अनुभव करते हैं कि बाकी मतलब समर की गर्मी की तुलना में ये सीजन की गर्मी थोड़ा सा ज्यादा इरिटेटिंग रहती है। तो इसको हम अक्टूबर हिट भी बोलते हैं। तो ये हिट जो कि पित्त प्रकृति के लोग हैं, या फिर जिनका थोड़ा पित्त से रिलेटेड काम है, उनको बैलेंस करने के लिए इस सीजन में रक्तमोक्षण और एक विरेचन करके पंचकर्म है, ये बताया गया है। और इन जनरल एक नस्य करके पंचकर्म होता है, जो हम हमेशा मन स्वास्थ्य के लिए डेली बेसिस पे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों से हमें सीधा संबंध यही लगाना है कि अगर आपको मन अच्छा चाहिए तो हमें शरीर को भी अच्छा रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम डिप्रेशन आने का, या हाइपर एंजाइटी होने का, या फिर और कोई मानसिकता में असंतुलन आने का हमें वेट नहीं करना चाहिए। अगर हमें बॉडी में कुछ छोटी छोटी चेंजेस भी लग रहे हैं, मतलब कंटिन्यूअसली अगर एसिडिटी लग रही है, या कंटिन्यूअसली अगर वेट गेन हो रहा है ऐसे लग रहा है, या अगर बॉडी में ड्राइनेस बढ़ रहा है, ये सारी चीजें अगर दिख रही है, तो हमें थोड़ा सा एक समझ के कि ये दोषों की वृद्धि होके हमारी मानसिकता में ये चेंजेस भी आ सकते हैं, हमारा फोकस कम हो सकता है, हमारा काम करने का तरीका थोड़ा सा मतलब हमारा पोटेंशियल हम कम कर रहे हैं। तो इसको हमें अच्छा रखने के लिए ये चीजों को समझना उतना ही जरूरी होता है। तो हमें मतलब ये चीजें मुझे थोड़ा सा बतानी थी शालिनी आंटी। इसके अलावा और हम क्या मतलब इसमें हम थोड़ा सा भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। आ, बेटा थोड़ा और बात रख दीजिए आप, ओके। है ना, क्योंकि अभी काफी समय है हमारे पास, हमें 7 बजे हमारा क्लोजिंग टाइम है। तो हाँ आप हाँ देखिए अगर मन के साथ इसको और जोड़ा जा सकता है। हाँ हाँ, मन के साथ। और तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे हम मतलब मन को अच्छा रखने के लिए आयुर्वेदा का जो ये त्रिदोष का सिद्धांत अभी हमने देखा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें बताई गई है। जैसे कि आपको पता होगा कि आयुर्वेद में बोलता है कि आपको टॉनिक लेते रहना चाहिए, मतलब रसायन चिकित्सा भी आयुर्वेद में बताई है, जैसे कि च्यवनप्राश हो गया, या उसके तरह और भी 2-3 चीजें रहती है। तो ये शरीर के लिए है, लेकिन आयुर्वेद में इसके साथ साथ आचार रसायन करके भी कुछ चीजें बताई है, जो अगर इन आचार रसायन को फॉलो करता है, या इन चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है, तो उनका शरीर भी स्वस्थ रहता है। अगर मन के ऊपर उन्होंने काम किया, जैसे ध्यान हो गया, धारणा हो गई, या इवन नित्य योगासन कर रहे हैं, बॉडी में मन की वजह से स्थिरता ला रहे, तो भी फिजिकल प्रॉब्लम से हम दूर रह सकते हैं। तो इन आचार रसायन में ये बोला है कि आपको
आपका रूटीन सही हो, आपका खान पान अच्छा हो, मतलब आपके डेली के खाने में अगर दूध आ रहा है, घी आ रहा है, या फिर आपका व्यायाम डेली हो रहा है, या आप अच्छे लोगों से मिल रहे हो, आप सत्संग कर रहे हो, मतलब अच्छी चीजों का आदान प्रदान कर रहे हो, और ऋतुओं को अच्छे से समझ के उनका फॉलो या सॉरी उनको फॉलो अच्छे से कर रहे हो, उनके हिसाब से बॉडी को थोड़ा ऑब्जर्व करके खुद में क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं ये देख के, उनको समझ के उन पे हम क्या कर सकते हैं ये चीज़ें अगर समझ रहे हो, तो भी हमें ऐसे बहुत औषधियों की या फिर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आयुर्वेद में आचार रसायन करके भी ये चीज़ बताई गई है। और जैसे हम कोई मतलब कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या फिर कोई चीज़ समझ रहे हैं या कोई चीज़ के मतलब डीप में अध्ययन किसी चीज़ का करना चाहते हैं, तो हमारे मन को फोकस होना ज़रूरी रहता है। तो ये मन को फोकस करने के लिए हमें ध्यान और ये चीज़ों का मतलब ये चीज़ों की मदद लेनी चाहिए। उसमें अष्टांग योग भी बताया है, जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि ऐसे। तो यम नियम भी है कि जो आयुर्वेद और योग इसमें बताया है, तो उनको हम फॉलो कर सकते हैं। उसमें अलग-अलग तरीके से बताए गए हैं, और उम, अ, शालिनी आंटी, मैं तो अभी इतना ही बोल पाऊंगी, मतलब मैंने इतना ही शायद मैंने थोड़ा ज्यादा फास्ट बोल दिया है। नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल भी कोई बात नहीं। हाँ आपने हाँ काफी अच्छा रखा। तो नेतल बेटा जी, अभी हम क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल मासी, जिसके भी क्वेश्चंस हो एक बार हाँ, तो बिल्कुल हम थोड़ा गायत्री इंटरैक्टिव सेशन। हाँ, गायत्री बेटा जी अवेलेबल हैं, आप सब अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिए। थोड़ा सा इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स, सॉरी, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया। मेरा नाम आरती है, और मैं काफी समय से इस ग्रुप के साथ जुड़ी हूँ। और स्वास्थ्य और मन का संबंध पर जो आपने बात रखी, उसमें कई सारी चीजें आपने ध्यान दिलाया। और कुछ ऐसे शब्द थे जिसको सुना तो है पहले भी, पर क्योंकि आज इसी पर फोकस करके हम सेशन कर रहे हैं, और काफी क्रमबद्ध तरीके से आपने रखा। पर मुझे एक दो बिंदु हैं जिस पर अगर आप और अच्छे से डिटेल में बताएं तो हेल्पफुल रहेगा। जैसे आपने बताया यम, नियम, आसन और प्राणायाम। ये एक्चुअली क्या होते हैं, मतलब मैं इस तरह से पूछ रही हूँ कि कभी इसमें कोई एक्सपोजर नहीं रहा, मतलब जो भी पढ़ाई हुई वो भी वेस्टर्न तरीके से ही हुई। तो इन सबको समझ, मतलब सिर्फ शब्द बोलने से समझ नहीं आते हैं। तो अगर आप इसको डिटेल में बताएं। और डेफिनेटली प्राणायाम का तो बहुत सुना है, पर उससे एक्चुअली हमारा मतलब वो क्या होता है, ये वाला, एंड उससे अपने मन पर कैसे हम अ, अ, मतलब शांत होता है, इसका क्या कनेक्शन है, एक बार उसको आप अगर और अच्छे से बताएंगे तो हेल्प रहेगा। जी जी, एक मिनट। क्योंकि हम तो बोलेंगे ना आपको।
ये जो मैंने बोला, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हाँ, तो इसमें ये है कि आपको अगर ध्यान की अवस्था प्राप्त करनी है तो हमें कुछ चीजों को हमारे इसमें बदलाव लाना जरूरी है। तो हम सीधा आसन पे चले जाते हैं, मतलब फिजिकल एक्टिविटी से बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहते हैं, है ना। पोस्चर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अगर हम ये योग के 8 जो क्या बोलते हैं, 8 जो लिम्स है उसको हम अगर समझ सकते हैं, तो उसमें जो यम बोला है, तो उसमें है कि हमें अहिंसात्मक होना चाहिए, मतलब नॉन वायलेंट होना चाहिए, मतलब ये हमारे आचरण में हमें लाना चाहिए। हमेशा हमें सत्य, ट्रूथफुलनेस, हमारे वाक्य में, हमारे आचरण में ट्रूथफुलनेस होना चाहिए, है ना। अस्त्य मतलब हम सॉरी, यम में और 5 प्रकार आते हैं, उनको अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह बोला है ना। तो ये चीजें फॉलो करना। उसके बाद हम नियम जो है, तो यम में अहिंसा आता है, सत्य आता है, अस्तेय आता है, ब्रह्मचर्य है, मतलब है, और अपरिग्रह मतलब अगर हमारी लाइफ हमें योगी की तरह चाहिए, तो हमें एक्स्ट्रा का जो कुछ भी मटेरियलिस्टिक चीजें है वो हमें जमा करना अवॉइड करना चाहिए, है ना। उसके बाद नियम आते हैं, तो नियम भी हमें फॉलो करना जरूरी होता है, तो उसके भी 5 प्रकार बताए हैं। शौच मतलब सुचित्रता, मतलब क्लीनलीनेस, है ना, प्योरिटी। उसके बाद आता है संतोष, मतलब हमें कोई भी छोटी सी चीज में भी हमें संतुष्ट रहना सीखना पड़ेगा। उसके बाद आता है तपस, मतलब हम डिसिप्लिन खुद में लाने के लिए कुछ चीजों को मतलब जैसे तपस्या होती है उसकी प्रैक्टिस करना। फिर आता है स्वाध्याय, मतलब जो हम पढ़ाई करते हैं वेदों की ज्ञान बढ़ाने के लिए, थॉट प्रोसेस अच्छी करने के लिए, तो वो होता है स्वाध्याय। और 5वां आता है ईश्वर प्रणिधान, मतलब ये सारी चीजों को हम हमें किसी को खुद को डिवोट भी करना पड़ता है, मतलब कोई भी एक डिवाइन एनर्जी हो सकती है, कोई एक गुरु हो सकता है ना। तो ये हो गए नियम। और उसके बाद आता है आसन। तो आसन जो हम हमेशा करते हैं वो, हेलो। जी, आपकी आवाज आ रही है, क्लियर हो रहा है। हाँ। हाँ, तो उसके बाद आता है आसनास, मतलब जो हम पोस्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं वो, जो कि शलभासन हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया, ये वाला। उसके बाद आता है प्राणायाम, मतलब जो हम श्वास से रिलेटेड जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं, अनुलोम विलोम या कपालभाति या भ्रामरी या ये सारी चीजें। और उसके बाद आता है प्रत्याहार, जो हम चीजों को और अच्छे से समझने के लिए आंखें बंद करके जो हम चीजें करती है कि हम इस चीज पे फोकस करना सीखे। फिर उसके बाद आती है धारणा, मतलब हम जो चीज अभी समझ रहे, मतलब मैं इसके अलावा मेरे अलावा मतलब कोई और योग से रिलेटेड कोई गुरु आपको ये समझाते तो और अच्छे से समझेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिसेस है, मतलब प्राणायाम के बाद। तो वो हम जैसे करना शुरू करते हैं तो वो एक एक अवस्थाएं बताई गई, मतलब अवस्थाएं है जो हमारी बॉडी में धीरे धीरे आना शुरू हो जाती है। तो यम और नियम मैं अच्छे से समझा सकती हूँ। आसन के बाद जो योग में प्रैक्टिस करते हैं वो और अच्छे से समझा सकते हैं। ओके, ओके, थैंक यू। हाँ, मुझे क्लियर हुआ। दीदी, चैट बॉक्स में रोहित भैया ने एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है। जी हाँ। अन्न का मतलब आपने सुना होगा, जैसा अन्न वैसा मन, है ना। तो जी। अगर और ये दोनों वाइस वर्सा है, मतलब जैसे अभी भैया ने पूछा कि अन्न का प्रभाव मन पे पड़ सकता है क्या। तो जैसे अगर हम स्पाइसी खाना खाते हैं या फिर बाहर का खाना खाते हैं या फिर चाइनीज फूड हो गया जिसमें ज्यादा स्पाइसेस होती है, ज्यादा मसाले होते हैं, तो इनमें ये खाने से मन में पित्त का प्रकोप होके फिर चिड़चिड़ापन हो गया, या फिर
किसी पे भी जल्दी गुस्सा होना हो गया, वायलेंस हो गया, ये चीजें बढ़ती है। और जैसे दूसरा पार्ट मैं बोल रही हूँ कि अगर आप ये चीजें हमेशा खा रहे हो तो इसका मतलब मन पे तो प्रभाव होता ही है, लेकिन अगर मन में ज्यादा चिड़चिड़ापन बढ़ा है या फिर अ, हमेशा कोई चीज से आप इरिटेटेड रह रहे हो तो आपके मन से ये चीजें खाने की भी इच्छा होती है ना। तो अगर आपको सात्विक लाइफ जीनी है, मन को सात्विकता से भरपूर रखना है, तो हमें खाने में भी सात्विक चीजें ही लाना या सात्विक चीजें ही रखना जरूरी है। जैसे हमेशा घी का उपयोग हो गया, या कम मसाले की चीजें हो गई, या जैसे अदरक लहसुन की पेस्ट जनरली हर एक के घर के खाने में रहती है, उसकी आदत बनी हुई रहती है, तो वो आदतें धीरे धीरे कम करते आना, तो ये हमारी योग की प्रैक्टिस में मतलब सहयोग देती है। जी दीदी, और एक प्रश्न ये है कि पित्त की प्रकोपित होने से आवेश चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि मतलब पित्त का प्रकोप क्यों होता है। एक तो जो इंसान है उनकी प्रकृति पित्त प्रधान है, मतलब उनका जन्म और ये सारी चीजें, या उनके मम्मी पापा का स्वभाव या उनका स्वभाव, उसकी वजह से, उनकी प्रकृति पित्त होने की वजह से उनको खाने की भी जो इच्छाएं होती है वो वैसी ही होती है। मतलब चटपटित खाना अच्छा लगता है, स्पाइसी खाना अच्छा लगता है, खट्टी चीजें ज्यादा पसंद आती है। और जो बोला है कि खट्टे वाले टेस्ट, मतलब खट्टी चीजों से या स्पाइसेस से बॉडी में हीट बढ़ती है ना, खून में हीट बढ़ती है, की वजह से फिर पित्त का प्रकोप होके मन में चिड़चिड़ापन या एग्रेशन बढ़ जाता है। दीदी, इसमें मुझे भी एक चीज समझनी है कि हम अपना आहार फिर किस तरह चुने और अपने बॉडी टाइप को भी किस तरह समझ सकते हैं। हाँ, इस तो पे इसके अगर आप। लिए हमें हमारी प्रकृति को समझना जरूरी है ना। जैसे कुछ क्राइटेरिया रहते हैं जो हम थोड़ा सा मतलब और डिटेल में ऐसे बोले तो हर एक दोष का, हर एक प्रकृति का एक क्राइटेरिया है। अगर वो उसमें आप जैसे कफ का प्राधान्यता है आपकी बॉडी में, जैसे आपको चीजें स्लोली करना अच्छा लगता है, या आपको सोना अच्छा लगता है, या आपको बैठे गेम्स पसंद आते हैं, मतलब कैरम हो गया, या जिनमें एक्टिविटी कम है। आपको अगर सोना पसंद है ज्यादा, या फिर आपका मतलब आप कोई भी चीज को आपको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन उसको आप बहुत देर तक अच्छे से माइंड में रख सकते हो, मतलब आपकी धारण शक्ति अगर अच्छी है तो आप समझ सकते हो कि आपकी जो प्रकृति है वो कफ प्रधान है। दूसरा, अगर आपको तुरंत या छोटी सी बात पे चिड़चिड़ हो जाती है, या जल्दी मतलब गुस्सा आ जाता है, या अभी जैसे बताया कि खान पान में तीखा स्पाइसी पसंद है, आपके अगर बाल कोई भी इससे थोड़ा सा कंपैरेटिवली अगर हम देखा जाए तो थोड़ा ज्यादा सिल्की है या ज्यादा पतले है, या बाल झड़ने का प्रमाण अगर ज्यादा है, बॉडी हमेशा गर्म रहती है, या आपको जैसे टाइप ए पर्सनालिटी रहती है कि कोई भी चीज टाइम टू टाइम जगह की जगह पे ऐसे अगर रहना चाहिए ऐसे लगता है, तो आपकी प्रकृति जो है वो पित्त प्रधान है। वैसे ही अगर आपकी मतलब आप कोई भी चीज कभी कुछ करते हो, आपको खान भूख कभी बहुत ज्यादा लगती है, कभी कम लगती है, कभी भूख ही नहीं लगती है, ऐसा है। या फिर कोई भी चीज आप जगह पे नहीं रखते हो, बहुत जल्दी जल्दी मन में अलग अलग विचार आने लगते हैं, मतलब कोई भी एक चीज आप अगर कंप्लीट नहीं कर पाते हो, आपको घूमना ज्यादा अच्छा लगता है, आपको ख्याल मतलब आपको सपने अगर ज्यादा पड़ते हैं, तो आपकी प्रकृति जो है वो वात प्रधान है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर ये हम समझ के लेते हैं कि हमारी ये प्रकृति है, तो ये प्रकृति जैसे अगर वात की प्रकृति है तो वैसी आपकी प्रकृति, और आपने वैसे ही खान पान रखा या आपका वैसे ही रूटीन रखा, जैसे ड्राई चीजें ही खा रहे हो या और ज्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो ऑब्वियस है कि आपकी बॉडी में और ज्यादा वायु बढ़ेगा, वात बढ़ेगा। आपकी प्रकृति पित्त प्रधान है, ये समझते हुए भी अगर आप स्पाइसी और ज्यादा खा रहे हो, या धूप में ज्यादा काम कर रहे हो, या एक्सर्शन ज्यादा कर रहे हो, या
गर्म मतलब वेदर में ज्यादा निकल रहे हो तो ऑब्वियस है कि पित्त बढ़ेगा। और अगर आपकी मतलब रात में जागरण कर रहे हो उससे भी पित्त बढ़ता है। और अगर आपकी प्रकृति कफ प्रधान है ये समझते हुए भी अगर आप खान पान में बहुत मीठा रख रहे हो या दिन में भी सो रहे हो या कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, मूवमेंट नहीं कर रहे हो बॉडी में, तो अच्छा। कफ और बढ़ेगा, है ना। तो हमें ये छोटी छोटी चीजों से समझना पड़ेगा कि हमारी मतलब इसके लिए एक क्वेश्चनियर भी आता है जो आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा। तो उसमें से आपकी प्रकृति ढूंढ के आप उसको बैलेंस रख सकते हो। और जैसे मैंने बताया ऋतु शोधन का, तो अगर आपको कुछ ज्यादा तकलीफ है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको ये डिसीज काइंड ऑफ हो गया है, मतलब किसी को एसिडिटी हो रही है पित्त की वजह से, किसी को थोड़ा सा भी एक्सर्शन से बॉडी एक होना शुरू हो जाता है, हेडेक हो रहा है, तो उनके लिए बस्ती और ये सारी चीजें हो गया। और किसी को अस्थमा या कफ से रिलेटेड कोई तकलीफ है, बार बार बुखार या कफ एंड कोल्ड अगर हो रहा है तो उनको वमन। तो ये सारी चीजें मतलब ये ऋतु शोधन भी आप कर सकते हो टू मेंटेन योर हेल्थ। ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज कर सकते हैं या अपने माइक को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं भी एक क्वेश्चन पूछूंगी। गायत्री, आपने इतने अच्छे से बताया और ये भी बताया कि एक ऑनलाइन ऐसा क्वेश्चनर अवेलेबल है, बट कोई एक सिंपल आम भाषा में समझने वाली कोई पुस्तक हो तो क्या उसका नाम शेयर कर सकते हैं कि जो आम लोग पढ़ के समझ सकें कि हमें क्या प्रॉब्लम है और उसका हम फूड से कैसे खान पान या आहार से कैसे समाधान पा सकते हैं? ऐसा कुछ अगर आप गाइड कर दें तो, है ना। हाँ मतलब एक बुक है लेकिन उसका मुझे एकदम से नाम नहीं ये हो रहा है। तो मैं आपको ये मैसेज कर सकती हूँ, मतलब उस बुक का नाम, उसमें एकदम ठीक। आपको सादा मतलब सामान्य लोग को भी वो समझे, उसके लिए कोई मतलब डॉक्टर्स की ये ना पड़े, तो उस लैंग्वेज में है वो बुक जो आप समझ के उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, जरूर, थैंक यू। प्लीज आप ये बुक का नाम जो आहार से हम अपनी अ, शारीरिक क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं या आहार को हम औषधि के रूप में किस तरह से यूज कर सकते हैं, इस बारे में कोई बुक हो तो प्लीज वो भी जी शेयर करिए। हाँ। और क्वेश्चनियर के लिए भी जैसे आप बता रहे थे तो उससे भी यदि आप हमको कुछ गाइड कर सकते हैं तो प्लीज मैं वो भी मेरे शेयर। पास एक क्वेश्चनियर है, हम उसको प्रकृति कुंडली बोलते हैं। तो मैं वो आंटी से शेयर मतलब आंटी को शेयर कर दूंगी, तो आप जी वो ये समझ सकते हो, है ना। मेरा एक प्रश्न है दीदी, मुझे ना वात और पित्त ये हाँ। दो दोष बताया है। एक आयुर्वेद वैद्य जी को मैंने दिखाया था यहाँ पे, तो उन्होंने बोला आपको ये दोनों दोष हैं। तो दो दोष भी साथ में होते हैं क्या, ऐसा मतलब मैं जानना चाह रही हाँ थी। मतलब एक दोष मतलब कम मिलता है देखने को। हमेशा जो रहता है, एक तो हर एक की बॉडी में तीनों दोष रहते हैं, है ना। वो अगर तीनों बैलेंस में है तो आपको कुछ भी तकलीफें नहीं होती। और अगर कोई भी एक दो दोष में इम्बैलेंस आना शुरू हो जाता है तो फिर आपको तकलीफें दिखना शुरू हो जाती है। तो हर एक के बॉडी में तीनों दोष रहते ही है ना। तो अगर वात पित्त जनरली वात पित्त कफ पित्त कफ वात और त्रिदोष ऐसे 7 प्रकृतियां बताई है आयुर्वेद में, है ना। तो ये अभी जो है समता रखना हमारी बॉडी में, ये तीनों दोषों को बैलेंस रखना ये जरूरी है। धन्यवाद दीदी। मेरा एक प्रश्न है। हेलो, हाँ मेरी बोलो। आवाज जा रही हाँ हाँ आ रही है। है? एड़ी में अचानक जो दर्द होता है, हाँ। तो जैसे बैक साइड में मैं अचानक से एक दाहिने पैर में दर्द हो गया है, तो हाँ। पैर रखने में दिक्कत है। हिल हाँ हिल को जमीन पे रखने में प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या आयुर्वेद में क्या उपचार हो सकता है?
ये थोड़ा सा बॉडी में वात और पित्त की विकृति की वजह से आता है। तो इसमें आप जहाँ कहीं हो वहां पे अगर कोई भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है तो उनसे आप एक अगर रक्त मोक्षण करवाते हो, मतलब एंकल से, जो आपके पैर में जो राइट या लेफ्ट जो लेग में है वहां से, तो आपको इंस्टेंटली पेन में रिलीफ मिलेगा। और मतलब आपको इसके लिए थोड़ा सा फिजिकली कोई डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा ये चीज के लिए, क्योंकि इनमें इसमें दोनों चीजें आती है। एक तो एक्स्ट्रा एक्सर्शन की वजह से भी ये पेन रहता है, और अगर वेट बहुत ज्यादा है, एक्सरसाइज अगर बहुत कम है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा वहाँ स्टिफनेस बढ़ के पेन रहता है। तो उसके लिए कोई भी प्रैक्टिशनर को ये समझना पड़ेगा उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, एक और मेरा प्रश्न था कि मेरे पिताजी 80 साल के हैं, उनका पेट का कंस्टिपेशन का समस्या रहता है और वो हार्ट से रिलेटेड दवा खाते हैं, तो उनको गैस फॉर्म ज्यादा होता है और पाचन में उनको हर समय लगता है पेट भरा भरा, खाने का बहुत रुचि नहीं होता है या लगता है अपच है, इस तरह का वो अनुभव करते हैं। इसके लिए आयुर्वेद में क्या सही उपचार हो सकता है? एक्चुअली इसका तो मतलब डाइजेशन से रिलेशन है ना। डाइजेशन इन द सेंस ये नहीं कि उनका पेट साफ हो रहा है कि क्या, उनको भूख कैसे लग रही है, उनका खान पान का समय क्या है, मतलब समय पे खा रहे नहीं रहे, या फिर वो कुछ एक्सरसाइज कर भी रहे नहीं कर रहे, तो इससे रिलेटेड है वो। तो उनको इन चीजों में सुधार लाना इसके साथ साथ जरूरी है, तो फिर उनको ये गैसेस की तकलीफें कम होने में मदद होगी। न, फिजिकली वो सुबह शाम तो टहलने का क्रिया रोज करते ही हैं, हाँ। लगभग 2 किलोमीटर सुबह, 2 किलोमीटर शाम, इतना अच्छा। अभी भी वो चल लेते हैं। हाँ। और आहार भी उनका बहुत सामान्य है हाँ। और कोई ऐसा भोजन वो नहीं करते हैं कि, और दिनचर्या भी उनका खराब नहीं है रात में सोने का या दिन में आराम करने का। तो इसके बाद भी वो बराबर असंतुष्ट रहते हैं कि मेरा पेट साफ नहीं है, अच्छा, तो तो इसके लिए उनका जो रुचि खान भी। पान का समय है वो बराबर है क्या? समय इन द सेंस ऐसा नहीं कि 10 बजे खा रहे हैं या रात में 8 बजे खा रहे हैं। जब भी वो खा रहे हैं उनको वो भूख लग रही है क्या अच्छे से, है ना? अगर वो भूख लग रही है तो खाएंगे, मतलब अगर भूख लगने पर खाएंगे तो ही उनके खाने का पाचन अच्छे से होके फिर मोशंस इजीली हो जाएंगे, मतलब उनका कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। धन्यवाद मैम। हाँ हाँ। दीदी, आपका नंबर आप शेयर कर सकते हैं जिससे मैं आपसे बात कर पाऊँ? जी हाँ, बिल्कुल। जी प्लीज। दीदी का नंबर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी तो सबको मिल जाए। हाँ जी। एक और प्रश्न रोहित भैया ने पूछा है कि कफ वात पित्त वात जैसे मिक्स प्रवृत्ति वाले को आहार चयन कैसे करना चाहिए, जैसे में वात को नियंत्रित करता है पर पित्त बढ़ जाता है। हाँ, तो उनको मतलब जैसे मैंने बोला कि इम्बैलेंसिंग अगर दोनों दोषों में है तो वो समझना पड़ेगा। मतलब ये होता है ना कि हमें वेट कम करना है तो हम मेथी लेना शुरू कर देते हैं। तो कोई भी प्रकृति एक दोष से नहीं बनी हुई रहती है। जो इम्बैलेंस आता है वो 2 या 3 में ऐसे आता है। तो मेथी जो है वो वात को नियंत्रित करती है, लेकिन पित्त को बढ़ाती है। मतलब उसका गुणधर्म है कि वो उष्ण है, उष्ण होने की वजह से फिर पित्त की तकलीफ आना शुरू हो जाती है। तो वात पित्त प्रकृति में जो चीज चाहिए वो हम उसमें कुछ तीखी या नमकीन ऐसी चीज नहीं यूज कर सकते। हमें वहां पे थोड़ा कड़वे रस के साथ साथ अगर वो ठंडी भी है तासीर में तो ही हमें वो वात पित्त कम करने में मदद करती है।
मतलब उनको जो क्वेश्चन है वो मैं उनको पर्सनली भी अच्छे से समझा सकती हूँ कि मेथी वो किस वजह से लेना मतलब लेना चाह रहे हैं या फिर लेना है उनको। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम उसको किस चीज के साथ ले सकते हैं, वो भी एक पोर्शन आता है आयुर्वेद में, जिसको हम अनुपान बोलते हैं, है ना। जी बढ़िया। किसी के और प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, वरना हम फिर यहाँ पे मतलब रोक सकते हैं। बीच में गीता दीदी ने भी हैंड रेज किया था। हाँ जी, हाँ जी। मैंने किया था। हाँ। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छा बता रहे हैं। तो मुझे एक ये पूछना चाहती हूँ मैं कि जैसे आपने बताया कि मन जो है उसका मतलब त्रिदोष होते हैं, तो मन पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो फिर हमें पता कैसे लगेगा कि अगर जैसे मन खराब है तो कि कौन सा दोष हमारे उत्पन्न हो रहा है? हाँ, तो मन खराब है मतलब हमें क्या लग रहा है वो भी हमें समझना पड़ेगा। मतलब मन खराब है मतलब हमें चिड़चिड़ हो रही है क्या, या फिर हमें आलस आ रहा है क्या, या हमें बहुत सारे विचार आ रहे हैं। तो इनमें से क्या हो रहा है वो हमें समझना पड़ेगा। तो हम समझ पाएंगे कि हमें फिर कि बॉडी में क्या तकलीफ आ रही है, क्यों, तो या फिर क्या तकलीफ आ सकती है। और एक आपने बताया कि घूमने का मन करता है, तो वो कौन सी प्रवृत्ति होती है? घूमने का अगर बहुत ज्यादा मन कर रहा है या फिर उनकी मतलब आदत है बहुत ट्रैवलिंग करते रहना, तो वो वात प्रकृति में आते हैं। जब बात में आता है। हाँ, वात वात प्रधान प्रकृति में आते हैं, उनकी प्रकृति में वात का प्रधानत्व रहता है। तो इसको कम कर दो तो फिर घूमने का मन नहीं करेगा। हाँ, मतलब आप उसको बैलेंस करते हो, कम नहीं। जैसे डेली अभ्यंग कर रहे हो, या फिर नाक में थोड़ा, या अपनी नाभि में थोड़ा घी डाल रहे हो, या खान पान में थोड़ा सा घी का उपयोग कर रहे हो, तो वो बैलेंस होने में मदद हो जाएगी। उससे तकलीफ नहीं होगी आपको, आप घूम सकोगे, लेकिन घूमने की वजह से और एक्स्ट्रा जो वात बढ़ेगा वो नहीं बढ़ेगा फिर इससे। तो मतलब घूमने अगर शौक है तो ये दोष माना जाएगा या दोष नहीं माना जाएगा? अगर वो आप घूमना आपको पसंद है और आप घूम भी रहे हो, और उसकी वजह हम्म। से आपको अगर तो तकलीफ नहीं हो रही है, तो अच्छी बात है। मतलब ये अच्छी। डिसीज है या फिर ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको ट्रैवलिंग पसंद है लेकिन घुटने में दर्द होता है थोड़े से घूमने हाँ। से, या बॉडी एक होना शुरू हो जाता है, तो ये विकृति है। या विचारों की गति एकदम बढ़ जाती है, आप डिस्टर्ब हो हम्म। जाते हो। तो फिर हम्म। हमें उसको बैलेंस करने के लिए ये अभ्यंग या ये चीजें करनी पड़ेगी। और ये जैसे आपने बताया कि अगर चिड़चिड़ापन हो जाता है तो वो तो पता लग जाता है, भाई नींद पूरी नहीं हुई है या थक गए हैं तो हो रहा है। और ये जब विचार बढ़ जाते हैं तो इससे कौन सा दोष उत्पन्न होता है? आपने क्या बोला, एक बार बोलिए प्लीज। जैसे आपने बोला ना कि विचार बढ़ जाते हैं, या तो चिड़चिड़ापन आएगा या सुस्ती आएगी या फिर विचार बढ़ जाएंगे। तो अगर विचार बढ़ जाएंगे तो कौन सा दोष, कौन सा वो होगी? बॉडी दोष में कौन? वात हम्म। दोष की विकृतियां वाह। होगी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बताया। थैंक यू। क्या मैं अपना प्रश्न पूछ सकती हूँ? जी हाँ। दीदी, मुझे जैसे मैंने बताया पहले कि मुझे वात और पित्त दो दोष है, ऐसा पता है अभी। और हाँ। इन दिनों मैं अपने अंदर जो शरीर में चेंजेस देख रही हूँ कि हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है। प्लस हम्म। अभी 2-3 दिनों से थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, तो मुझे कफ की प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे सर्दी सर्दी लग रही है और दिन भर थोड़ा थोड़ा बलगम आता है। मतलब मौसम चेंज में हमेशा मुझे सर्दी और खांसी का कई बार ये चीज देखा है मैंने। काफी प्रॉब्लम होता है, अभी तो थोड़ा ही हो रहा है। तो मतलब मुझे जो पता है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो इसके हिसाब से मुझे अपने आहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए या क्या चीज और करनी चाहिए जिससे ये चीजें बैलेंस हो? जैसे हेयर फॉल तो इतना ज्यादा हो रहा है, मतलब जैसे गुच्छा गुच्छा जो जैसे हम टीवी में देखते हैं तो लगता है ऐसा कुछ होता नहीं होगा, जस्ट हाँ। दिखा रहे हैं ऐसा वाला।
तो इसके लिए हमें थोड़ा डिटेल हिस्ट्री या डिटेल थोड़ी चीजें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि एक साथ बहुत सारी तकलीफें हैं, अलग अलग है। तो इम्बैलेंस की वजह से ये वो आ रही है। तो उसको हमें समझना पड़ेगा कि किस वजह से ये ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है या किस वजह से और तकलीफें आ रही है। उसके लिए तो थोड़ी फिर डिटेल। हाँ मैं आपसे पर्सनल में बात करूँ तो संभव हो पाएगा ये? जी जी जी। जी दीदी, एक कृष्णा सिंह जी ने एक प्रश्न पूछा है कि तीन दोष वाले व्यक्ति की क्या प्रकृति है और हम उसे कैसे पहचानें और इसका संतुलन किस तरह हो सकता है। हाँ, जनरली तीन दोष वाली प्रकृति है, मतलब तीन दोष अगर बैलेंस है तो वो एकदम हेल्दी पर्सन है। उनके जो हमने तीन गुण बताए सत्व रजो तमो, वो भी बैलेंस ही रहेंगे। लेकिन अगर कोई डिसीज है और उनमें तीन दोषों का इम्बैलेंस है, तो वो थोड़ा दिक्कत जाता है। उसको थोड़ा सा मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा पंचकर्म की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सारी चीजें या ये तीन दोष भी एक में एक पे डिपेंडेंट रहते हैं। और अगर दो प्रकृति है तो हम दोनों को बैलेंस करने में हमें थोड़ा कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर तीनों में भी इम्बैलेंस आ गया है तो तीनों को बैलेंस करने के लिए हमें एक एक दोषों को बैलेंस लाना जरूरी रहता है। तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लगेगी, ऐसा है। सुमन रावत दीदी का भी हैंड रेज है। जी, सभी को नमस्ते। हाँ मुझे कोरोना के दरमियान आ, बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। लंग्स मेरे बहुत कम काम करते हैं, 50% से भी कम। तो मुझे ब्रीथलेसनेस होती है बहुत ज्यादा, और उसकी वजह से मुझको बोलने में बड़ी तकलीफ होती है। और अभी मुझे फिलहाल चक्कर भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मतलब मेरे लिए बैठना बड़ा मुश्किल होता है, खड़े होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने पतंजलि में भी ट्रीटमेंट करवाया था, तो वहां पर शिरोधारा बस्ती करी, लंग बस्ती करी उन्होंने, और डाइट कंट्रोल करने के लिए कहा। वो मैं करती हूँ, बट आप सजेस्ट करिए कि उसके लिए मैं और क्या कर सकती हूँ। दीदी, आपसे अगर हम पर्सनली बात करेंगे तो चलेगा? जी हाँ, मतलब आप एक बार फोन कर लीजिएगा, हम फोन पे भी बात कर सकते हैं। तो आप आपके रूटीन में क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हो, मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगी। जी जी, थैंक यू। है ना? संदीप भैया का भी हैंड रेज है। संदीप भैया अपना प्रश्न रख सकते। जी जी, नमस्ते सभी को। मेरी आवाज आ रही है दीदी? जी जी भैया, आ रही है। जी दीदी नमस्ते, बहुत अच्छी जानकारियां मिली हैं। दीदी, वात पित्त और कफ, इनका असंतुलन से मन स्थिर नहीं रहता है, ऐसा आपने कहा, जो मैं समझ पाया। यदि ये तीनों संतुलित हैं तो मन की क्या स्थिति है? मन भी संतुलित रहेगा। तो संतुलित मन का अर्थ क्या है? संतुलित मन का अर्थ ये है कि आप कोई भी चीज अगर कर पाते हो तो अच्छे से कर पाते हो, उसको कंप्लीट कर पाते हो। ये करते वक्त अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है या फिर समय लग रहा है, तो उसमें उसके लिए आप में पेशेंस रहते हैं, चिड़चिड़ापन नहीं होता, आप उसको सहजता से कर पाते हो। तो ये मतलब है सिम्टम कि आपका आपके तीनों दोष संतुलित है, आपके तीनों गुण संतुलित है। दीदी फिर से, यदि मेरा स्वस्थ मन है, मतलब जो काम मैं करूंगा वो अच्छे से करूंगा, तो यदि मैं चोरी की सोच रहा हूँ, किसी को शोषण करना सोच रहा हूँ हाँ, और प्रताड़ित करना सोच रहा हूँ, तो हाँ। इस स्वस्थ तीनों के संतुलन से, वात पित्त कफ के संतुलन से मन की ये स्थिति की कोई काम मैं सही करता हूँ, ये सही की पहचान कैसे होगी? तो अगर आप ये मतलब ये चीजें करना चाहते हो, ऐसा अगर आपके मन में थॉट आ रहा है, तो वो संतुलित मन नहीं है, है ना? और ये संतुलित दोष भी नहीं है। मतलब आपके मन में ये विचार आना ये सही नहीं है। हाँ, क्योंकि इससे आगे वाले को मतलब तकलीफ होने वाली है, तो उनको तकलीफ में देख के आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो ये स्वस्थ मन का लक्षण नहीं। तकलीफ देख के किसी किसी को अच्छा लगता है दीदी, आपने भी देखा होगा, बच्चे जब वो तितली की पंख नोचते हैं तो उनको खुशी होती है।
हाँ, तो वो स्वस्थ नहीं है, वो शारीरिकता से भी स्वस्थ नहीं है और मानसिकता से भी स्वस्थ नहीं है, वो रोगी है ना, वो डिसीज, इसलिए उनको ये थॉट। तो हम सभी डिजीज हैं इस तरह से। संदीप भैया आपकी आवाज नहीं आई, आपने आखिरी में क्या बोला? इस तरीके से देखें, यदि हम सब अभी किसी न किसी व्यवस्था के विपरीत काम को सोचते हैं, तो हम सभी का मन भले ही शारीरिक रूप से हम स्वस्थ दिखते हों लेकिन अस्वस्थ, हाँ, ऐसा कंक्लूजन निकाला जा सकता है? जी हाँ जी। हाँ, जी, मतलब धन्यवाद। आयुर्वेद में जो स्वास्थ्य की डेफिनेशन बताई है उसके अकॉर्डिंग तो ये सही नहीं है। ठीक है दीदी, बस इतना ही, धन्यवाद। जी, किसी के प्रश्न हो तो हम एक बार ले सकते हैं, वरना समय भी ऑलमोस्ट हो ही गया है। ठीक है। दीदी फिर मैं आपका नंबर एक बार ग्रुप में शेयर कर दूंगी, अगर किसी से आपको पर्सनली बात करनी है तो वो आपसे कांटेक्ट कर पाएंगे। और ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहा, एक ओवरऑल आयुर्वेद का पर्सपेक्टिव और उसका मन पे प्रभाव काफी अच्छे से आपने रखा और काफी अच्छा क्लियर भी हो पाया। कोशिश रहेगी कि आगे भी कुछ अगर हमें आपका गाइडेंस का जरूरत हो तो हम आपसे बिल्कुल कांटेक्ट करेंगे। और जी, आपने आज हमें समय दिया और मार्गदर्शन दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बात करने का आपकी अनुमति हो नहीं दी, काफी अच्छा रहा कि आप हमारे साथ जुड़े भी, क्योंकि इतना आयुर्वेद का नॉलेज सभी को मिल पाए और किस तरह हम अपने बॉडी को समझ सकते हैं, इसका भी एक ब्रीफ नॉलेज सभी को होना ये काफी अनिवार्य लगता ही है। जी हाँ, तो मतलब ये खुद हमारे लिए भी की काफी अगर लाभदायक होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेना चाहते हैं तो ये छोटी चीजें हमें मतलब समझना जरूरी है। जी बिल्कुल। जी दीदी, तो अगर आपकी अनुमति हो तो हम अपना सेशन यहीं पर रोकते हैं फिर। जी हाँ, थैंक यू। ओके, थैंक यू दी, सभी को नमस्ते। मैं दीदी का नंबर सभी ग्रुप को में शेयर नमस्ते। करती हूँ, दीदी किसी को भी को अगर नमस्ते। कुछ प्रश्न हो तो वो दीदी से डायरेक्टली फिर कनेक्ट हो सकते हैं। जी हाँ, थैंक यू सो शुक्रिया मच। दीदी, शुभ रात्रि। थैंक यू थैंक गायत्री, यू। थैंक यू। सभी को नमस्ते।